इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं विच आर इजी पिक्स कि इनको जल्दी जल्दी पढ़कर ख़त्म किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? कंपनीज एक्ट इज समथिंग इन विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स, लेकिन वो इजी पिकिंग तो मतलब पढ़ने में वो बहुत शायद इजी ना हो। मतलब स्टार्टिंग में व्हेन यू आर रीडिंग दिस कंपनीज एक्ट तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे 30 डेज़ है, यहाँ पे 45 डेज़, यहाँ 15 डेज़, पेनल्टीज अलग अलग, मतलब तो स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम थोड़ा मुश्किल है। लेकिन व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम, लाइक माई फर्स्ट एग्ज़ाम, मैंने वेंट टू द फर्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर रीडिंग दिस सिलेबस, तो सबसे ज़्यादा आई कुड स्कोर इन कंपनीज एक्ट। So hi everyone. So today I want to introduce you to Mr. Ronit Verma. He has recently cleared PFRDA Grade A 2025 exam. तो Ronit हमारे EduTap में I think he has taken a course for RBI SEBI combo in 22-23. उसके बाद वो वही notes से रिवाइज कर रहे थे और मतलब comes from a very humble background. So ये जॉब के बाद कॉलेज के बाद ही वेंट ऑन टू टीच जेई नीट एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रेडिशनल पाथ नहीं लिया कि मुझे जॉब करनी है आईटी में या सिविल एज अ सिविल इंजीनियर जॉब करनी है, बिकॉज ही इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो टीच करते थे एंड ही स्टार्टेड प्रिपरेशन इन 2022 और तब से इन्होंने ऑलमोस्ट एवरी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम ही हैज़ प्रिपेयर्ड। ही हैज़ गिवन इंटरव्यू फॉर एडा इन 2022 राइट, 2023 और 24 में इन्होंने सेबी और इफ्का का भी इंटरव्यू दिया है। तीनों इंटरव्यूज अनसक्सेसफुल रहे एंड फाइनली क्रैक पीएफआरडीए ग्रेड इन 2025। सो वन क्वालिटी जो बहुत दिखती है इनकी जर्नी से इज परसिस्टेंस। तो जॉब के साथ प्रिपेयर करना एंड हैविंग दैट बर्डन एट द सेम टाइम दैट आई नीड टू सपोर्ट माई फैमिली, एंड जो भी टाइम मिले उसको यूज़ करना, 3-4 घंटे पूरा स्लॉग करना, रात को 12 बजे सोना। सो आई हैव सीन इट ऑल बट फाइनली द रिजल्ट इज देयर टू बी सीन। सो Ronit, I congratulate you once again. Thank you, sir. And my team might have some questions. I'll take that questions after that. So this is just a small achievers badge from our side which you Yes, can wear on your chest. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. And this is a small gift. This is a book. Okay. I'm sure you will read it and Yes, sir, sure. it will enhance your knowledge. Thank you, sir. So any questions if we have for Ronit? सर आप अपनी जर्नी समराइज कर सकते हो इतना टाइम आपको प्रिपरेशन हो गया, कैसे कैसे चैलेंजेस आपने? Basically, what were the main challenges you faced in your journey, Ronit? मतलब बेसिकली कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट्स, दिस डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, अकाउंटेंसी, तो थोड़ा इट वाज डिफरेंट। और मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस कि मुझे अभी जो कर रहा था वो छोड़ के कुछ और करना है, मतलब मेकिंग दैट माइंडसेट कि मुझे ये करना है और फिर स्विच करना है, तो दैट टेक्स सम करेज। और फिर आप उसमें अच्छा कर रहे हो, आप यू फील दैट यू आर नोइंग थिंग्स, बट एग्ज़ाम में यू आर गेटिंग क्लोज बट नॉट गेटिंग इन द फाइनल मेरिट लिस्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग। मतलब एक एग्ज़ाम में हो तो ठीक है, मतलब एवरी टाइम आपको लग रहा है कि यू आर जस्ट देयर, थोड़े मार्क्स से रह जा रहा है, तो समटाइम्स यू ब्लेम लक, समटाइम्स यू ब्लेम कि मैंने ही शायद थोड़ा कम किया था, बट आफ्टर ऑल यू आर नॉट गेटिंग देयर। तो यू मतलब एनालाइजिंग इट एवरी टाइम कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि करना तो है, वो तो सेट है कि करना है, तो एवरी टाइम यू एनालाइज दैट एंड देन स्टार्ट अ फ्रेश कि फिर से अब नया फॉर्म भरना है और ये जर्नी फिर से प्री मेंस एक साल पूरा चलेगा और वो एक साल बाद ही आएगा, और दैट इज ऑल्सो नॉट सर्टेन कि एक साल बाद आएगा भी कि नहीं आएगा। ये पीएफआरडीए लास्ट टाइम आई थिंक इट केम इन 2022 और फिर आफ्टर मतलब 3 years और वो सीट्स भी इतने कम है, तो मतलब यू हैव मतलब आप ऐसे छोड़ भी नहीं सकते कि इतने दिन का मेहनत भी है, आप छोड़ नहीं सकते कि भाई इतनी सीट कम है, पता नहीं कब आने वाला नहीं आने वाला। तो दोनों का बैलेंस कि आपको थोड़ा सा माइंडसेट में स्ट्रांग रहना है कि करना है मुझे, और एनालाइज करके जस्ट कीप दैट इन माइंड कि थोड़ा सा इधर है तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी ऑन द अदर साइड। तो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। Nice. Any other question anyone has? सर आप वैसे वर्किंग प्रोफेशनल थे, Right. कैसे टाइम मैनेज करा पूरा?
अब और वर्किंग प्रोफेशनल में मैं टीचिंग ही करता था, मतलब आई कैन रिलेट, मतलब आप लोग भी रिलेट कर सकते हो यार। तो मैं 5-6 साल से मैं जेई नीट एस्पिरेंट्स को टीच कर रहा हूँ। इवन मैंने एडुटैब में भी अप्लाई किया था 23 मतलब 23 में आरबीआई का नहीं होने के बाद मैंने एडुटैब में अप्लाई किया था। तो मतलब यू हैव टू वर्क फॉर लाइक फ्रॉम 9 to 5, और उसमें भी इफ़ यू आर अ टीचर तो आपको, और जेई नीट का सिलेबस और वो थोड़ा टफ, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। आप ऐसे विदाउट अनप्रिपेयर्ड तो नहीं जा सकते कि क्लास में ऐसे ही चले गए, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो आप उसको भी थोड़ा टाइम देना होगा। और कम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी, मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनके भी क्वेश्चन थोड़े देखने होंगे, यू कैन मतलब ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। एंड देन यू हैव टू, मतलब यू हैव लिमिटेड टाइम आफ्टर 4-5 घंटे टाइम है, उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है। यू हैव टू, मतलब यू हैव टू गो टू लाइब्रेरी, यू हैव टू गो टू योर होम, मतलब तो मेरा तो आदत ही हो गया था। मतलब स्टार्टिंग में इट वॉज डिफ़िकल्ट थोड़ा, मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच डिसिप्लिन्ड इसलिए, लेकिन देन आई टुक लाइब्रेरी और इट वॉज लाइक एन हैबिट कि भाई जाना है, ऑफिस जाना है, लाइब्रेरी जाना है और करना ही। तो चलो, let's wish all the best to Ronit. Thank you, Ronit, for coming here, and keep in touch. थैंक यू सर। Hi everyone. So welcome to the interview series with toppers on our YouTube channel. So एग्ज़ाम साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज अभी शुरू हो रही हैं. Well, I am with Ronit Verma today, who has recently cleared PFRDA Grade A 2025 exam. Welcome Ronit. थैंक यू सर। तो रोनित की मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट हिज जर्नी, अबाउट हिज स्ट्रैटेजी, अबाउट हिज एक्सपीरियंस. बहुत लंबी जर्नी है इनकी. तो रोनित बिहार में रक्सौल कर जगह है, विच इज़ इन ईस्ट चंपारण नियर टू नेपाल बॉर्डर. तो एक छोटे से टाउन हम बोल सकते हैं, रक्सौल से ये बिलोंग करते हैं. इन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता में है. ही इज़ पास्ड आउट सिंस 2018, मतलब 7 साल हो चुके हैं इनको पास आउट हुए. काफ़ी लोगों को लगता है कि 7 साल एक बहुत लंबा पीरियड है, बट ही वॉज डूइंग अ जॉब. बट ये एक ट्रेडिशनल कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट ना लेकर ही ऑलवेज वांटेड टू टीच. तो ये जेई और नीट के स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराते थे. बहुत ही कम सैलरी में इन्होंने अपनी जॉब शुरू की, बिकॉज ही वांटेड टू फॉलो हिज पैशन. उन्होंने ट्रेडिशनल कैंपस प्लेसमेंट्स, आईटी, सिविल इंजीनियरिंग जो कि इनको मिल रही थी, वो इन्होंने नहीं ली. सो रोनित, माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू सॉ द रिजल्ट? So first, thank you for inviting me here. It's good to be here. We had only watched this in the videos, and now finally to be here, it feels great. Our pleasure. Thank you, sir. So about the reaction, sir, first there was a lot of noise for few 3-4 days that result will come today and tomorrow. But on Friday, when there was no result, I think it was 6 or 7, then we lost all the hopes. We thought it will come on Monday, but finally I got a call from a friend to check my result. And when I opened the PDF, I first checked in EWS because I had filled from EWS category. So I searched my roll number in EWS. I couldn't find it. So I could not believe my eyes. Like how can this be possible? So in panic, I went to the upper portion, which was OBC. I thought this is general only, and I went through that also. I did not find my roll number, so I could not believe it. Then I saw that there are only 14 candidates. So I scrolled up and I saw that my name was there in the generalist category. So Finally relieved. Yes, finally relieved. I went to the place, the puja wala place in my flat. I went there. I bowed down. I thanked God. Then I called my parents. I called my mummy. Papa was also there. I called them. I just told them हो गया. I just said that कि हो गया. So my mummy, she celebrated like a child. Because she has always been so much involved in our study journey. She was very much excited. She started shouting and like a kid. Papa is always very happy also, but
he doesn't show his excitement. He is less expressive. After that, I called my Didi, and I went to a temple nearby. I went there and I offered I offered prayer, and I thanked God, and that was it. I was not very much surprised. You were expecting your rank. This time I was very much expecting it. Had it been last year, then I would have been very much excited. I would have shouted. I could have done different things. But this year I was very much calm, because from the starting of the journey, I was this time I was expecting that I'll get I get my name in the final list. So this was it. आई थिंक कहते हैं कि संघर्ष हमें अंदर से काम बना देता है, तो शायद आपने इतना संघर्ष किया है कि वो सक्सेस आपको अब खुशी है, बट उतना एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज आपने बहुत संघर्ष के बाद वो पाया है, तो आप उसकी इम्पोर्टेंस अब जानते हैं. राइट. मैं रोनित की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा. सो 2018 में ये पास आउट हुए, पढ़ाते रहे जेई नीट के बच्चों को. 2022 में इन्होंने आरबीआई का प्रेप शुरू किया. 2022 में इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी का मेंस लिखा. 2023 में इन्होंने इरडाई का इंटरव्यू दिया. 2024 में इन्होंने सेबी और इफ्सका का इंटरव्यू दिया. इनफैक्ट सेबी में ही स्कोर्ड 80.5 इन पेपर 2 इन मेंस, बट ही गॉट लेस मार्क्स इन दी डिस्क्रिप्टिव. आई थिंक लेस देन 40 even. लेस देन 40. ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज पेपर. उसके बारे में हम बात करेंगे. सो प्रिपरेशन जर्नी हैज़ बीन रियली हार्ड, जो हम हर इंटरव्यू में देखते हैं कि अब सिलेक्शन हो गया तो ये यहाँ आके बैठे हैं. 3-4 साल से जब इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था. नोबडी न्यू अबाउट रोनित, एंड देयर आर मेनी रोनिट्स एग्जिस्टिंग जो या तो फेज 2 में फंसे जा रहे हैं, इंटरव्यू में फंसे जा रहे हैं. तो आई थिंक रोनित्स जर्नी इज अ टेस्टिमोनी के सक्सेस कम स्लो, बट इवेंचुअली इट विल कम इफ़ यू परसिस्ट. ठीक है. और लास्ट ईयर मुझे याद है अमित कुमार एक आरबीआई ग्रेड बी कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था. उन्होंने बोला था स्लो सक्सेस बिल्ड्स करेक्टर, फास्ट सक्सेस बिल्ड्स ईगो, जो कि बहुत सही है, और मैं रोनित से रिलेट कर पा रहा हूँ व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम. रोनित, सबसे पहला क्वेश्चन यही है यार, इतने साल आपने इंटरव्यू दिए लगातार, इसका सेबी इरडाई, मतलब कोई एग्ज़ाम ही नहीं छोड़ा, तो यू सी योर रिजल्ट, योर नेम इज़ नॉट देयर. What was the feeling every time now you saw कि यार नहीं हुआ है? The last time I was expecting कि इप्स का तो होगा, मतलब सेबी में I knew that कि डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा मेरे साइड से, लेकिन इप्स का में I was very much expecting कि इप्स का तो हो जाएगा. And when I saw the result, it is hard to like believe or comprehend that at that time. ऐसे मतलब वो पूरा you get involved to the process for last 2-3 months. you build hopes. ऐसे आप सोचते हो ना कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हाँ वो ऐसे होगा वैसे हो, मतलब पूरा एक कहानी हो जाए, पूरा एक वो हो जाता है, होप्स बिल्ड हो जाते हैं. और फाइनली थोड़े मार्क्स से जब मार्कशीट आता है आपको पता चलता है कि 0.5 मार्क्स, और 13 अगर कैंडिडेट्स आई वॉज द 14th, मतलब इन माई कैटेगरी आई वॉज द नेक्स्ट वन. तो थोड़ा मतलब इट इज़ डिसअपॉइंटिंग, बट एट द सेम टाइम मुझे पता था कि करना तो अब ये है, मतलब आई हैड मेड माई माइंड कि देयर वाज नो अदर चॉइस, मुझे करना तो था ही. और ये भी रियलाइजेशन था कि थोड़ा सा ही मैं इधर या उधर, मतलब आई एम जस्ट देयर, आई एम ऑलमोस्ट देयर, ऐसा तो था. तो मैं ज़्यादा टाइम ऐसे उसको ओवर थिंक करके या फिर परेशान होके थोड़ा, मैं जब एग्ज़ाम नहीं होता तो मैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो जेई नीट पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. तो एट दैट टाइम मैं आई वुड अप्लाई टू डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, कि मुझे लगता था कि शायद मैं इधर फोकस कर रहा हूँ तो शायद मैं अपने रेगुलेटरी वाले प्रिपरेशन में नहीं ज़्यादा कर पा रहा हूँ. मतलब रेगुलेटरी प्रेप के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें उसमें मैं अप्लाई करता जस्ट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. हाँ, जस्ट आउट ऑफ, जैसे मैं 23 में एडुटैब में भी अप्लाई किया था, 24 में और अदर इंस्टीट्यूट्स में भी. तो एक फेज़ वो होता था जब मैं इंस्टीट्यूट, मुझे लगता था कि साथ में ही मैं दोनों पढ़ाऊँगा भी और करूँगा भी. फिर थोड़े दिन में आई वाज काम एंड आई अगेन स्टार्टेड, मतलब थोड़ा पढ़ना शुरू कर ही देता था कि जिससे मन डाइवर्ट हो जाता. और आपके फ्रेंड्स जो कॉलेज से होंगे उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट ली होगी,
अच्छी अच्छी जॉब्स में होंगे, आईटी में होंगे, कई लोग शायद बाहर भी होंगे, Yes. फॉरेन कंट्रीज में. सो व्हेन यू saw them growing and compared your growth with their growth, तो क्या अंदर एक वाइड फील होता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना पीछे रह गया हूँ? ऐसा मतलब आई कैन नॉट से दैट कि वॉइड तो नहीं, लेकिन समटाइम्स जब थोड़ा बर्नआउट होता है समटाइम्स, मतलब आप एक ही चीज़, यू आर गोइंग टू ऑफिस 9 to 5 एंड देन यू आर गोइंग टू लाइब्रेरी, और उसके बाद व्हेन यू स्क्रॉल इंस्टाग्राम यू सी दैट कोई फॉरेन ट्रिप चल रहा है, कहीं पे कुछ किसी का मतलब अलग अलग इन्जॉय, कोई शादी अटेंड कर रहे हैं लोगों के दोस्तों, मैं शादी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, और मतलब सब जगह पे वैसे खुशहाल सब कुछ दिख रहा है, और तो थोड़ा सा बर्नआउट, थोड़ा सा ऐसा लगता था कि थोड़ा लंबा प्रोसेस चल रहा है अभी मुझे भी. बट एट द सेम टाइम आई हैड दिस रियलाइजेशन कि अगर स्टार्ट किया है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का तो ऐसा मतलब अगर जो स्टार्ट कर रहा है उसको थोड़ा प्रिपेयर्ड होना होगा कि अगर आपने स्टार्ट किया, आप सीरियस कैंडिडेट हो, देन यू विल इवेंचुअली मेक इट. थोड़ा सा अगर यू आर फ्यू मार्क्स अवे, तो आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, सूनर और लेटर यू विल इवेंचुअली गेट देयर. तो इतना मुझे रियलाइजेशन था कि मैं उसको लेके बैठता नहीं था, थोड़ा सा देखा, थोड़ा लगा, तो फिर ठीक है, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी फॉर देम. बट एट द सेम टाइम मुझे रियलाइजेशन था कि अपनी जर्नी है खुद बनानी पड़ेगी. हाँ वो होगा. तो आपने कभी रीजंस एनालाइज किए जब यू आर नॉट एबल टू गेट थ्रू, कि यार इतने इंटरव्यूज दिए नहीं हो रहा है, तो व्हाट वर द रीजंस कि आपका नहीं हो रहा है, एंड व्हाट वाज योर एनालिसिस एट दैट टाइम? सर अगर ब्रॉडली तो ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट व्हेन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग, तो हमें लगता है कि मेंस भी का भी कट ऑफ क्लियर किया तो बहुत है, मतलब मेंस कट ऑफ करना ही मेन गोल होता है. लेकिन आफ्टर फ्यू इंटरव्यूज़ ऐसा वी फील दैट कि इट इज़ नॉट इनफ, मतलब यू जस्ट इफ़ यू जस्ट क्लियर द मेंस कट ऑफ एंड यू जस्ट अपीयर फॉर द इंटरव्यू, इट इज़ नॉट इनफ. क्योंकि अगर जैसे PFID है, यू हैव 28 सीट्स एंड देयर 280 कैंडिडेट्स, जो भी 200 के बाद है, मतलब देर इज़ वेरी लिटिल टू नो चांस, मतलब कि ऐसा. तो इफ़ यू आर जस्ट क्लियरिंग द कट ऑफ, इट इज़ नॉट इनफ. तो उस समय ही एक रियलाइजेशन होता है कि आपको अगर जाना है तो यू विल हैव टू कम इन टॉप 10 टॉप 20, जो भी जितने सीट्स है कम से कम उसमें तो आना तो होगा. मतलब मेंस में अगर 28 सीट्स हैं, तो मेंस में कम से कम टॉप 50 में आपके मार्क्स होने चाहिए तो हैव अ डिसेंट चांस. इस बार तो मैंने सोचा था कि टॉप 20, मतलब 28 से तो 28 या फिर उससे कम ही, उससे ज़्यादा नहीं. और रियलाइजेशन जैसे कि सब्जेक्ट्स का अगर पर्टिकुलर ब्रेकडाउन करें तो जैसे डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, तो फेज़ 2 मेरा हमेशा से एक स्ट्रेंथ रहा है. मतलब सारे एग्ज़ाम्स में मैं अच्छा स्कोर टॉप फेज़ 2 में करता था, लेकिन बैलेंस आई कुड नॉट बैलेंस ऑल द 3 मेजर थिंग्स विच वर इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव एंड फेज़ 2 पेपर 2. पेपर 2 वाज ऑलवेज गुड, बट किसी टाइम डिस्क्रिप्टिव में, जैसे सेबी में लास्ट ईयर मैंने पेपर 2 में अच्छा किया था, लेकिन आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर, तो एक वो रह गया. IFSC में आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू, so I could not balance all the 3 things. Or for getting into these exams, because there are very few seats and very much competition, you will have to be good in all the 3 areas. Well, you cannot manage with being decent or moderate in any of. You will have to be good or exceptionally good in one, and then you can be if you are exceptionally good in paper 2, phase 2 paper 2, then you can manage with decent in other. लेकिन ख़राब हो के तो नहीं चलेगा, तीनों पे काम तो करना ही पड़ेगा. मतलब सारे फेजेस अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं. किसी में बहुत बुरा नहीं होना चाहिए, नहीं. बट किसी एक में अच्छा बहुत होना चाहिए. हाँ, किसी एक में बहुत अच्छा है तो वो सपोर्ट करेगा. कभी आपके फेज 2 में कम मार्क्स आ रहे होंगे, कभी इंटरव्यू में कम मार्क्स आ रहे होंगे, इवेंचुअली व्हेन एवरीथिंग fall into place, you got selected. राइट. एंड यू कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. कोई ऐसी लग्जरी नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ के आराम से घर बैठ के तैयारी करूं. तो हाउ हार्ड वाज इट टू हैव दैट जॉब प्रेशर एंड प्रिपेयर एंड एट द सेम टाइम सपोर्ट योर फैमिली फाइनेंशियली? सर माई फादर ऑलवेज वांटेड कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, लेकिन आफ्टर माई college I knew that I don't have that comfort कि I can sit for 2 or 3 years and prepare for some exam. So I had to take up a job at that time, and I was already interested in teaching. I had an option also. So just after my final exam, not after my result came after that, just on my final exam, 2 or 3 days after that,
I had an opportunity and I joined for JEE NEET faculty and I started teaching. So that was required and I also wanted to do that at that time. After that, when I realized कि अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फंड्स ये जब मुझे पता चला कि इतना और भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छे हैं रेगुलेटरी सेक्टर, तो व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग देन आई हैड टू लाइक, एक तो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो और उसमें भी इफ़ यू आर टीचिंग, if It takes a lot of energy. it takes a lot of energy and you'll have to be prepared. You have to go in the classroom. तो आपको ऐसे हाफ प्रिपेयर्ड, यू कैन नॉट गो हाफ प्रिपेयर्ड. तो उसके लिए भी आपको थोड़े एफर्ट्स डालने हैं. साथ में इतने सारे सब्जेक्ट्स रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स के, उसके लिए अलग एफर्ट्स डालने हैं. टाइम इज़ ऑल्सो लिमिटेड. 5 के बाद आप रात को जितना कर पा रहे रात तक, तो यू हैव टू मैनेज ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स. सो इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. बट if you are persistent, आप सोच लिया, आपने सोचा है कि करना है, then it will take you some time, maybe थोड़ा ज़्यादा. अगर if you are not doing any job, उससे थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, but it is not undoable. तो जॉब के साथ आप कितने घंटे मैनेज कर पाते थे? आप सर, आई वुड से दैट आई एम नॉट वेरी डिसिप्लिन्ड काइंड ऑफ पर्सन. कि जैसे कि इफ़ आई गेट 6 hours आफ्टर लेट्स से 5:30, इफ़ आई गेट टिल 12, लेट्स से इफ़ आई गेट 6 hours or 5 hours, आई विल ओनली बी एबल टू effectively use 3 or 4 hours or even less than that sometimes. तो दैट वाज थोड़ा, बहुत लोग होते हैं कि जितना टाइम मिला उसको पूरी तरह से यूज़ किया. नहीं, आई थिंक 4 hours इज गुड यार. आपको फिर वो 6 घंटे में थोड़ा रिलैक्स भी करना है, खाना भी खाना है, सुबह की तैयारी भी करनी है. आई थिंक 4 hours इज गुड. But sometimes I would just go out of the track. I would just scroll my phone and ऐसे. I am also, अगर मैं घर गया ना, अगर रूम पे गया, तो I would not study a single word. मैं या तो बैठूंगा या तो फ़ोन कुछ भी और करूँगा. लाइब्रेरी So I joined library. After my coaching, after my institute, I had to go to library. तो फिर बीच में आया, फिर रात को 11-12 बजे तक लाइब्रेरी में जितना दूर मैं पढ़ सकता हूँ. आपने बताया कि जैसे अगर आप घर जाते थे तो काफ़ी देर फ़ोन पे आप बिता देते, तो कोई ऐसा आपने सोचा नहीं कि यार सोशल मीडिया मैं छोड़ दूँ या मैं फ़ोन बंद करके पढ़ाई करूँ? मतलब ये डिस्ट्रैक्शंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल हमारी जनरेशन में. सर दिस इज, मतलब ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. आई हैव ऑल्सो बीन टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर सो मेनी ईयर्स. तो खुद का प्रॉब्लम तो एक है ही, और मैं इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ हर साल कि वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे उनका. तो इस अच्छा, पहले भी मैंने अटेम्प्ट्स बहुत सारे किए थे कि कुछ कोशिश किया था मैंने. आई ट्राइड डिफरेंट ऐप्स एंड ऑल. दिस टाइम आई ऑल्सो ट्राइड देयर इज़ वन ऐप, डिजिटल डिटॉक्स, इन विच यू कैन लॉक योर फोन फॉर लाइक यू कैन शेड्यूल इट, कि आपने अभी शेड्यूल किया कि शाम को इतने से इतने वो लॉक हो जाएगा. डिजिटल डिटॉक्स. हाँ, यू विल ओनली बी एबल टू यूज़ फ्यू ऐप्स. जैसे कॉल आप कर सकते हो और उस समय तक आप कुछ नहीं कर सकते. अगर आपने क्विट किया तो यू विल हैव टू पे सम मनी. हाँ, दे डू नॉट अलाउ यू टू क्विट. एक तो वो था, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी अच्छे से नहीं कर रहा था. तो इस साल मैं दिवाली में गया था गुड़गांव एक फ्रेंड के पास. तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे हम लोग. तो ऐसे ही डिस्कस करते हुआ कि यू विल हैव टू टेक सम एक्सट्रीम मेजर्स दिस टाइम. मतलब ऐसे थोड़ा से काम नहीं चलेगा. तो उसने उस समय ही फोर्स किया कि नहीं, अभी तुम्हें नया फ़ोन, छोटा फ़ोन लेना है, नोकिया का जो कीपैड फ़ोन, और ये फ़ोन छोड़ना है, स्नेक वाले. तो उस टाइम ही मैंने फिर फ्लो में मैंने बोला कि ठीक है, इस टाइम तो मैंने जो एंड्रॉयड में ये फ़ोन छोड़ा. और लास्ट 2 महीने मतलब मैंने वो नोकिया वाला छोटा वाला फ़ोन एक्चुअली यूज़ किया. दैट्स अ वेरी गुड फोन इफ आई रियलाइज नाउ. It is real. Smartphones, I think they became active in 2010 or 11. I mean, everybody was having that. I didn't have smartphone till 2016. For 4-5 years, when everybody around me was having smartphones. So वो थोड़ा अजीब लगता था, but life was very simple, यार. Very simple. Yes. And last 10 years, since when I have started using smartphone, फायदे भी हैं उसके. But I think वही है कि digitally it feels like no, you have become handicapped. कि आप फ़ोन में घुसे रहते हो सारा दिन, एंड देयर इज़ वेरी लेस टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन अदर एक्टिविटीज़ व्हिच यू शैल बी डूइंग. मुझे लगता है धीरे धीरे कंट्रोल भी हमारा कम होते जाता है. मतलब इतना सटल प्रोसेस है, एडिक्शन है ना, इतना सटल है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे आप कंट्रोल होते जा रहे हो. खुद का कंट्रोल आप सोचोगे, जैसे कि समटाइम्स घर पे हो या फिर खाने ही आया लाइब्रेरी से, खाते टाइम अगर फ़ोन ऑन किया ना,
तो वो खाना खाने के बाद भी देखते रहोगे। आपको लग रहा है हर बार कि 5 मिनट में बंद कर दूंगा, लेकिन वो चलता जा रहा वो है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा। वो ऑटोमेटिकली यू आर वायर्ड, मतलब ऐसा वो हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा काम हो, थोड़ा पीसफुल हो जाता है वो छोटे फ़ोन से, और आप थोड़ा ज़्यादा जी पाते हो मुझे लगता है। मतलब आप दिन में आपको लग रहा है 1-2 घंटे बढ़ गए हैं मेरे, अगर वो छोटा फ़ोन यूज़ करते हो तो। बिल्कुल। क्या आपकी जॉब जो टीचिंग से रिलेटेड ही थी, आप भी मेंटोर रह चुके हो, वेयर यू वर गाइडिंग स्टूडेंट्स के कैसे तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है, मॉक्स देने हैं, डिड इट हेल्प यू इन योर ओन प्रिपरेशन आल्सो? Yes, sir. I would say to some extent yes, because I was already in a flow. Like अगर कोई कॉलेज के बाद 4-5 साल कुछ और करके, लाइक से IT जॉब या कुछ और उसके बाद फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा तो एक, बट आई वाज ऑलरेडी इन अ फ्लो। मैं रोज पढ़ाता था तो आई वाज इन फ्लो। साथ में आई वाज टीचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई नीट आर ऑलरेडी वेरी कम्पिटिटिव। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता। केमिस्ट्री। हाँ, तो आई हैड दैट आइडिया, लाइक स्ट्रैटेजी एंड डिफरेंट आइडियाज़ कि भाई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कैसे यूज़ right, करना है। कैसे रिवीजन का क्या रोल है, मॉक्स का क्या रोल है। तो इसका थोड़ा आइडिया मुझे, मतलब थोड़ा तो क्या, जेई नीट के लिए तो आइडिया था ही, एंड इट अप्लाइज फॉर ऑल द डिफरेंट एग्जाम्स है। तो आई थिंक दैट हेल्प। नाइस। मोटिवेशन क्या थी आपकी मेन एग्ज़ाम देने की? एक तो पापा का सपना था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, राइट। बट मेन मोटिवेशन क्या थी? पैसा था या फिर टू हैव सम रिस्पेक्टेबल जॉब या गवर्नमेंट जॉब जो स्टेबल हो? आप सर, पापा वाज नॉट वेरी मच पर्टिकुलर कि आपको बहुत अच्छा ही वाज लाइक कि यू हैव टू जस्ट गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अब कोई भी जॉब हो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं, गवर्नमेंट जॉब खुश है। लेकिन मेरा क्या था कि मतलब पीपल वर सजेस्टिंग कि ये बैंक कर, job हाँ कर कुछ लो। कर लो, बट मुझे लगता था कि आई एम ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब वेयर आई वाज हैप्पी टीचिंग। आई वाज ऑल्सो, आई हैड स्टार्टेड गेटिंग गुड सैलरी। सो आई थॉट दैट कि अगर कोई और उससे ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। इन 2022 आई गॉट टू नो अबाउट दिस रेगुलेटरी एग्जाम्स, और जब मैंने डेप्थ में सब पता किया, समझना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हाँ ये प्रॉपर इंसेंटिव है, मैं अपना टीचिंग जॉब छोड़ के और ये कर सकता हूँ खुशी से पूरे 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 टाइम। साथ में एक वो गवर्नमेंट वाले में भी ना, मुझे वो वाला गवर्नमेंट कि आप बैठे हुए हो, मतलब वो बाबूशाही वाला कि थोड़ा आप वो ट्रेडिशनल जो कल्चर, जो माइंडसेट होता है स्टीरियोटाइप कि ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं था। थोड़ा ऐसे जैसे कि दीज एग्जाम्स दे हैव अ प्रॉपर मिक्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब दोनों ही है। आप काम भी अच्छे से कर रहे हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट है वेर यू ग्रो, और साथ में एक सिक्योरिटी गवर्नमेंट वाला, तो दोनों का प्रॉपर मिक्स था। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सूटेबल होगा, और तभी मैंने डिसाइड किया कि अब तो यही करना है। नाइस। चलिए अब थोड़ा आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट आल्सो कि तैयारी कैसे की, क्या चैलेंजेस आए, मॉक्स, रिवीजन, एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपने मुझे बताया कि आपका जो बेसिक फाउंडेशन था वो आपने एडुटैप के कोर्स से किया। तो एडुटैप का कोर्स आपने कब पढ़ना शुरू किया था? बिकॉज आप काफ़ी देर से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। सर 2022 और 23 में मैंने कम्प्रिहेंसिव कोर्स ही लिया था सेबी और आरबीआई का। तो पहला जो मैंने स्टार्ट किया, मतलब जर्नी का स्टार्ट इट वाज विद एडुटैप। जो बेसिक फाउंडेशंस जो मैंने क्लियर किए, कॉमर्स, अकाउंटेंसी और डिफरेंट सब्जेक्ट्स, सो इट वाज थ्रू एडुटैप। आई हैड मेड माय नोट्स, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाज थ्रू एडुटैप। और उसके बाद एक बार जब आई हैड ऑल द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, देन आई यूज टू फॉलो द फाइनेंस करंट अफेयर्स ऑफ कृतिका मैम। दैट वाज, मतलब वो कांस्टेंट है, वो हमेशा के लिए था। वो 23, 24, 25, तो जो भी फाइनेंस करंट अफेयर्स थे वो तो हमेशा ही मैं उससे सब्जेक्ट तो मतलब आपने 2023 तक सारे पढ़ लिए थे, नोट्स बना लिए थे, देन यू केप्ट रिवाइजिंग थ्रू 23, 24, यस। नाइस। ओवरऑल गाइडेंस का क्या रोल लगता है आपको? मतलब अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो गाइडेंस या कोचिंग का क्या रोल रहता है, और मेजर फैक्टर सिलेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या है? सर, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ गाइडेंस, तो फर्स्ट तो इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, देन ऑल दीज सब्जेक्ट्स
these are very new to a non-commerce background students. Like commerce is itself a very new thing. और मतलब थोड़ा अजीब ही है, मतलब हाँ, शुरू में हाँ, बहुत कुछ अजीब यू लगता है। डोंट अंडरस्टैंड कि क्या डेबिट क्या कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो that time you need a comprehensive content, a guide, कि आप you can just go through it, थोड़ा सा स्मूथ हो आपका, आप कनेक्ट कर सको, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको. सो फॉर दैट आई थिंक एक तो कंटेंट का हो गया. देन गाइडेंस के लिए जो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो गाइडेंस होते हैं कि एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट है आपको, या फिर these are the few important, these are most important chapters, और what are the pattern, what is the pattern of this exam, या फिर सारे एनालिसिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस हो गए, तो उससे यू गेट एन आइडिया ऑफ थिंग्स. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड द लास्ट इज़ मेंटरिंग, विच मेनी कैंडिडेट्स माइट नीड कि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इफ लेट्स से आफ्टर द एग्ज़ाम दे आर वेरी मच frustrated, और तो दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू सम मेंटर. एंड मुझे ये लास्ट वाले पार्ट का उतना ज़रूरत नहीं पड़ा, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी इन दिस टीचिंग इंडस्ट्री, एंड आई वाज ऑलरेडी मेंटरिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, सो आई हैड एन आइडिया. लेकिन बाकी थिंग्स हैव. तो आपके अंदर कौन सी ऐसी 3 क्वालिटीज़ थी जो आपको लगता है कि दैट हेल्प्ड यू रीच वेयर यू आर टुडे? सो फर्स्ट आई वुड से persistence. वो तो दिख रहा है. Because I kept on, yes, I had made my mind, I kept on trying. Then I would say, so for last exam, मतलब for this exam there was a change in mindset. Because in last exam I had some self doubt that came in somewhere between the preparation journey. मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ, let's say जब डिस्क्रिप्टिव अच्छा नहीं हुआ, तो you are not very much confident. That also reflects your interview. तो थोड़ा सा वो एक सेल्फ डाउट हो जाता है. तो बट दिस टाइम आई कैन से दैट माइंडसेट का जो शिफ्ट था, आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिफोर द प्री ऑल्सो. इवन मैंने यूज टू टॉक टू समवन, मतलब कोई अगर दोस्त से या घर पे कुछ बात हो रहा है, तो आई वुड नेवर से कि पता नहीं होगा नहीं होगा. आई वुड ऑल्सो ऑलवेज से कि इस बार तो हो जाएगा. मतलब आई वॉज वेरी मच एज इफ इट इज़ ऑलरेडी ट्रू. मतलब आई हैड नो सिंगल डाउट, मतलब ऐसा था ही नहीं कि देयर वाज नो सिंगल डाउट बेसिकली. तो आपने कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस भी किए थे, आप उसके बारे में बताएंगे? राइट. तो मैंने कहीं तो देखा था शायद. अच्छा, दिस ऑल्सो हेल्प्स. ये जो सेशंस है ना, आप देखते हो तो थोड़ा आइडिया, तो ये भी एक गाइडेंस में इंस्टीट्यूट्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है. तो मैंने शायद इंस्टीट्यूट की किसी वीडियो में देखे थे कि समवन हैड मेड दैट पोस्टर. सो मैंने क्या किया था कि आई हैड मेड वन पोस्टर, PFRDA का प्रीवियस किसी का था. आई हैड एडिटेड दैट, आई हैड पुट माई फोटो, माई नेम एंड PFRDA ऑफिसर 2025. आई हैड, there was some other thing in that poster, but I had written that appeared for different various interviews but finally made it to the final list. So I had made that, and I had kept that as my screen in my laptop for like last 2-3 months. तो रोज मैं लैपटॉप खोलता तो मुझे वही दिखता था. तो लैपटॉप में आपने वो बैकग्राउंड रखा? हाँ, बैकग्राउंड, हाँ वही था. नाइस. तो जिसको देख के रोज याद आता है कि माय जर्नी, what it is all about and what I want to become. Right. Nice. बाकी अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं, फेज़ 1 पेपर 1 जिसमें QRE-J आता है PFRDA में, तो उसका कट ऑफ तो कोई ज़्यादा जाता नहीं है और फेज़ 2 में उसका कोई रोल नहीं है. तो आपने कितनी तैयारी की थी? सर मतलब all these regulatory body exams except RBI, you can manage, matlab if you have some background, like let's say you have engineering background, or if you have given these exams already and you have got decent marks, then you can just go for QRE, you can just give mocks. You can just revise some chapters if you are getting some problem, like in quant if there is some problem, or in a reasoning particular problem, you can go through some videos and all. And most important is mocks. So through mocks you can get decent marks. And in English, like for me, English paper 1 English was not an issue. I would easily get more than 20 out 25. तो मुझे बस 10, 12, 15 marks here and there.
जिसमें कि क्वांट रीजनिंग में ही आई वुड ईजिली गेट दैट। जीए फॉर पेपर वन, जीए अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ़ इट इज़ नॉट फॉर आरबीआई, देन आप उस टाइम को यू कैन यूज इट समवेयर एल्स। For paper 2 पेपर basically. टू Or descriptive writing. यस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मोस्टली फॉर पेपर टू, बिकॉज दैट विल इंक्रीज योर आउटपुट। तो उसमें व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी, आई जस्ट वेंट थ्रू डिफरेंट वीडियोस, mostly weekly videos, like 3-4 months weekly videos. There were some 300 top or some good, any good video, weekly videos, just go through those videos few times. But about finance current affairs, उसमें मुझे लगता है कि यू विल हैव टू बी मोर फोकस्ड। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बस वीडियो देख के काम चला रहे हो, यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द डिटेल्ड बिकॉज इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन पेपर टू. An phase interview 2 also maybe. yes, and yes, but phase 2 paper 2 it is very much important, and in other exams also, क्योंकि एक एग्जाम दे रहे हो तो लाइंड अप है ना दूसरे एग्जाम पे, तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन डिफरेंट एग्जाम्स. तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली, और जो मेन जनरल करंट अफेयर्स यू कैन डू जस्ट द वीडियोस. एंड व्हाट अबाउट पेपर 2 स्ट्रैटेजी? पेपर 2 में बहुत सारे 7 सब्जेक्ट्स आते हैं पीएफआरडीए में, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, कमर्स एंड अकाउंट्स, एंड देन पेंशन ऑल्सो. सो व्हाट वाज योर अप्रोच? मतलब कुछ ऐसा था कि ये पहले करने हैं, ये बाद में करूँगा, ये आता है, नहीं आता है, इट वाज लाइक कि ठीक है सारे ही करने हैं, एक एक करके लेट मी फिनिश देम? So first, तो there is no separate preparation for phase 1 and phase 2 for paper 2. मतलब phase 1 के पहले you are just preparing for phase 2. अब उसमें phase 1 जैसा कुछ है नहीं. You have to just prepare for phase 2. Then you can check your comfort. If you are a beginner, then you can check your comfort as a थोड़ा कुछ related है. Like for me, I had taken economics in 11th and 12th. So I was familiar with the subject, तो थोड़ा comfort था मुझे, तो I started with economics. तो if you are familiar to something, you can start with that. जैसे मैनेजमेंट से स्टार्ट करना मे बी मतलब थोड़ा इजी तो होगा स्टार्ट करना, तो यू कैन जस्ट स्टार्ट विद दैट. और स्टार्टिंग में यू हैव टू फोकस ऑन बेसिक अंडरस्टैंडिंग. मतलब उस समय आपको बहुत मार्क्स या फिर बहुत, आपको जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. अगर कुछ नहीं आ रहा है, सर्च इट ऑन द इंटरनेट एंड मतलब, या फिर कनेक्ट टू समवन, तो यू हैव डिफरेंट वेज. तो आप पहले अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए. एक अच्छा सा अगर नोट्स, देयर आर डिफरेंट वेज. कोई ऑनलाइन करता है, मैं ऑनलाइन नहीं कर पाता था, मतलब मैं हैंड रिटन नोट से ज़्यादा रिलेट कर पाता था. तो पहले आपने एक थोड़ा कंप्रिहेंसिव ही नोट्स बनाया, ठीक है, बट थ्रू आउट योर जर्नी यू विल मेक इट मोर क्रिस्पर. थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऐड करेंगे. तो फर्स्ट आई वुड से कि फेज़ 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट तो ऐसे करेंगे. स्टार्ट थोड़े ईजी सब्जेक्ट से, have all the understanding, basic understanding, make your notes, and then you have to, when you are done with these things, you have covered all the subjects, basic understanding done, notes done, then you have to just revise it as many times as मतलब you can get the time. मतलब आप 5 बार कर रहे हो, 10 बार कर रहे हो, जितनी बार आपके पास टाइम है, just do it. And there are different ways, which is important. मतलब अगर आप ऐसे ही you are just revising it, going through it multiple times, और आप थोड़ा एक प्रॉपर अप्रोच नहीं है, तो शायद इट विल टेक यू मोर टाइम. डिस्कस करूँगा मैं आपसे अप्रोच जिसकी आप बात कर रहे हैं. इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं विच आर इजी पिक्स, कि इनको जल्दी जल्दी पढ़कर ख़त्म किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं? सर मे बी मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट रिलेट टू दिस. मतलब कंपनीज एक्ट इज समथिंग इन विच यू कैन गेट अ वेरी गुड मार्क्स, लेकिन वो इजी पिकिंग तो मतलब पढ़ने में वो बहुत शायद इजी ना हो. मतलब स्टार्टिंग में व्हेन यू आर रीडिंग दिस कंपनीज एक्ट, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद करने हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई यहाँ पे 30 डेज़ है, यहाँ पे 45 डेज़, यहाँ 15 डेज़, पेनल्टीज़ अलग अलग. मतलब तो स्टार्टिंग में पढ़ते टाइम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्हेन यू गो टू द एग्ज़ाम, लाइक माई फर्स्ट एग्ज़ाम, मैंने वेंट टू द फर्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर रीडिंग दिस सिलेबस, तो सबसे ज़्यादा आई कुड स्कोर इन कंपनीज एक्ट. तो मुझे लगता है स्कोर करना इस कंपनीज एक्ट में थोड़ा ज़्यादा आसान है. थोड़ा पढ़ने वाला प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है. थोड़ा सा है. मैनेजमेंट भी आई थिंक इजी लगा होगा. मैनेजमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट है. मैनेजमेंट पढ़ना आसान है, यू रिलेट टू डिफरेंट थियरीज, लेकिन दीज डेज लाइक लास्ट फ्यू ईयर्स
अब in the exams they are asking a little confusing questions, not directly related to the theories. आई There थिंक are इस बार एक एचआरडी पे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द evolving function of HRD, something like right, that. right. हाँ There are two answers हाँ yeah, in which we get confused हाँ कि अभी दोनों ही लग रहा है फिर क्या कर सकते हैं. हाँ हाँ. तो that is there in पर math. आपने पूरा सिलेबस किया था. काफ़ी लोग होते हैं कि सर इम्पोर्टेंट बता दो, कम कर लेते हैं. आपका क्या इसमें टेक है? सर इम्पोर्टेंट बता दो वाला तो वो तो चांस ही नहीं है. मतलब आप अगर करने आए हो तो आपको तो पूरा ही करना पड़ेगा. आप इम्पोर्टेंट मतलब आप अगर बहुत आप शॉर्ट आप करने ही क्यों, आप आपके पास ये 10 दिन है 15 दिन है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओगे, मे बी यू कैन जस्ट क्लियर द प्री और थोड़ा सा कुछ और इधर मार्क्स आ जाएगा उधर मार्क्स आ जाएगा. लेकिन बट वही जो कोई आपने फ़ायदा बोला नहीं कि है. प्री मेंस इंटरव्यू तीनों अच्छे होने चाहिए, वो लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे. आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कुछ आ गया तो आपको फॉल्स कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ये तो हो रहा है. लेकिन वो इट डजंट मेक एनी एंड सेंस. रिजल्ट नहीं इट आएगा. डजंट मेक एनी सेंस. तो यू हैव टू कंप्रिहेंसिवली कवर ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स. हाँ थोड़ा सा आप सेलेक्टिव हो सकते हो, मतलब वो भी एक मतलब यू कैन बी सेलेक्टिव इन अ वे कि आप यू आर मेकिंग अ नोन चॉइस. मतलब आपको पता है कि लाइक यू हैव गॉन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और तब आपने एनालाइज किया डेटा के हिसाब से कि भाई दीज आर द टॉपिक्स विच आर वेरी मच आस्क्ड, दीज आर द टॉपिक्स जिसमें लास्ट जैसे कि आरबीआई में बहुत दिन से बोलते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. इस साल आ गए हैं लेकिन. हाँ तो थोड़ा सा आप टाइम थोड़ा ये कर सकते हो, ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो किसी और पे, थोड़ा कम कर सकते हो. आई थिंक ट्रेंड्स बस एक इंडिकेशन है, लेकिन अगर किसी को बड़ी फुल प्रूफ प्रिपरेशन हाँ करनी तब है तो और टाइम है तब तो तो पूरा ही ट्रेंड करना वेंड नहीं, मतलब ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ठीक. और हमें सारा कुछ ही पढ़ के जाना चाहिए जो एटलीस्ट सिलेबस में है या फिर पास्ट ईयर पेपर्स में पूछा गया है. कॉस्टिंग और कमर्स एंड अकाउंट्स थोड़ा नॉन कमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए मुश्किल होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं. राइट. तो आपने इसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि ये मेन प्रॉब्लम है जो भी नॉन कमर्स बैकग्राउंड वाले हैं कि सर कॉस्टिंग कमर्स कैसे करें, फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कमर्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो. एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि कमर्स एंड अकाउंट्स ऐसा है ही नहीं कि बीच में से आप कोई चैप्टर पढ़ लोगे, इट फ्लोज इन अ सीक्वेंस. तो आपने इसको कैसे हैंडल किया? मतलब शुरू में मुश्किलात आई होगी. सर आप कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी जब व्हेन आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट आई एम मतलब थोड़ा आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, बट व्हेन आई रेड इट फ्यू टाइम्स आई थॉट दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग इट. मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे आ रहा है, आई एम गेटिंग इट. लेकिन व्हेन आई वेंट टू द एग्ज़ाम then I could get good marks in, like I said, Companies Act I was getting good marks, but in commerce and accountancy मुझे एग्ज़ाम में जाके पता चला कि शायद मुझे जो लग रहा था कि मुझे समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया. तो फॉर दैट मतलब अगर आपने सिर्फ पढ़ा भी है ना, यू हैव नॉट डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जैसे एग्ज़ाम्स में तो छोटे क्वेश्चंस आएंगे, एक 1 लाइनर MCQ रिलेटेड या फिर न्यूमेरिकल भी छोटे आएंगे, बट व्हेन यू सॉल्व दोज बिग क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ता है. कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में मुझे लगता है कि अगर इफ़ यू डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो फिर आप कुछ याद करके भी नहीं कर सकते इसमें. यू हैव टू जस्ट बी क्लियर विद ऑल द डिफरेंट कंसेप्ट्स. यू विल हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट ऑल्सो बिग क्वेश्चन कम्प्रीहेंसिव जो भी जिससे पूरी हाँ जिससे पूरी, जैसे कि PDFs में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए हुए हैं जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं. आप सोचोगे एग्जाम्स में तो सर एक लाइन के क्वेश्चन आते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? लेकिन यू विल हैव टू डू दैट विल मेक इट क्लियर, मोर क्लियर. और कमर्स एंड अकाउंटेंसी के लिए तो मैंने बहुत सारे अलग वीडियोस भी देखे हैं. मतलब लेट्स से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की चीज़ है जो कि थोड़े ज़्यादा गलत, व्हेन आई वाज एनालाइजिंग माई मॉक्स एंड तो मुझे लग रहा था इसमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है. आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. आई वेंट थ्रू सम CA वीडियोज़, CA इंटरमीडिएट वीडियोज़ विद देयर इज़ वन सर, नितिन गोयल सर, वो CA इंटरमीडिएट उनके भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के वीडियोज़ थे. तो मैंने वो भी सारे देख डाले, उससे भी नोट्स बनाए. उसमें भी जो क्वेश्चंस थे ICAI के मटेरियल वाले वो भी मैंने सॉल्व किए. तो जिसमें मुझे लग रहा था कि आई नीड सम इम्प्रूवमेंट, उसमें मैंने सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें ऑप्शंस ट्राई किए. तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? सर नोट्स मोस्टली मतलब मैं वीडियो देख के ट्राई कभी करता था कि आई वुड मेक सम ऑनलाइन नोट्स.
लेकिन वो मुझे ज़्यादा नहीं जमता था, तो आई वुड फर्स्ट मेक माई हैंड रिटन नोट्स एंड देन फर्स्ट कम्प्रीहेंसिव नोट्स। फिर जब रिवाइज कर रहा हूँ तो उसको बहुत छोटा है, जैसे मेरे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे AS10 है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन मेरे दो पेजेस में वो क्रिस्प नोटेड है, मेन पॉइंट्स फ्लो चार्ट्स में ऐसे नोटेड है। तो अब मैं भाई दो पेज भी पढ़ के फिर आई गेट ऑल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ AS10। सो दैट वाज फॉर मेकिंग नोट्स। एंड फॉर रिविजन, जब मैं नोट्स पहली बार पढ़ रहा हूँ तो आई वुड जस्ट गो थ्रू द नोट्स PDF, and for the second time Microsoft Edge में you can just go through the PDF and you can conceal it, the important facts or important things। कंसील मतलब उसको छुपा देते थे। हाँ, उसको आप विड्थ, पेन का जो विड्थ है ना उसको बड़ा करके यू विल जस्ट गो थ्रू इट, तो वो जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप कंसील कर दो एंड जस्ट गो थ्रू द नोट्स अगेन। मतलब सेकेंड टाइम जब कंसील कर रहे हो यू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू जस्ट कंसील इट, और नेक्स्ट टाइम जब 2-3 दिन बाद शेड्यूल करोगे इसे मुझे रिवाइज करना है, देन यू ट्राई टू रिमेंबर इट। Can you show me if you have any sample of Yes, that? I have. This. Fine. तो रोनित ने ये मुझे इंटरव्यू से पहले दिखाए थे, सो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जूम किया जाए। तो व्हाट इट डज इज, जैसे ये हमारे नोट्स हैं, इन्होंने इनका प्रिंट आउट लिया है और उसके बाद इन्होंने ऊपर ब्लैक मार्क कर दिए द पार्ट फ्रॉम वेयर ही फील्स दैट देयर कैन बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम। So when he revises it next time, what he does is he reads the like heading or the initial line, and then he would have to guess or recall that what was ahead of it. ठीक है? So this kind of revision is actually recall, right? Instead of just reading it again and again, you are just spoon feeding yourself. पढ़ लिया 2 बार 3 बार 4 बार. Whereas this kind of thing is taking things into your permanent memory because you are recalling it. तो बहुत अच्छा स्टाइल है एक रिवीजन का। ठीक है, मेहनत ज़रूर लगेगी इसमें, ये बिल्कुल आसान नहीं है इतना एफर्ट मारना, चीज़ों को कंसील करना, फिर उसको इस तरह से रिवाइज करना, दिस इटसेल्फ टेक्स लॉट ऑफ टाइम। बट आई थिंक दैट्स द गिफ्ट ओनली फ्यू पीपल हैव, ही हैज एग्जीक्यूटेड इट एंड ही इज अ PFRDA ग्रेड A ऑफिसर नाउ, दैट्स द डिफरेंस। रोनिक, और रिवीजन में आप क्या करते थे? जैसे एक तो इस तरह की रिवीजन होगी कि आपने कंसील कर दिया, पढ़ रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। हाँ, मतलब अगर ये ऑनलाइन है ना, इफ़ यू हैव अ PDF, तो आपने कंसील जैसे किया है तो वाइल रिकॉलिंग इट, आफ्टर यू हैव रिकॉल्ड इट, आप उसे इरेज भी कर सकते हो। यू इरेज इट एंड चेक इट कि आपने सही किया था या नहीं किया और था। दोबारा कंसील कर हाँ, दिया। अगर फिर और करने के बाद फिर दोबारा कंसील किया, और अगर आप बार बार कुछ गलत कर रहे हो तो यू मेक अ नोट ऑफ इट इन अ डायरी और इन अ नोट्स कि ये वाला क्वेश्चन में बार बार ऐसे गलत हो रहा है। तो वन इज दिस, अनदर इज देयर इज़ वन ऐप एंकी फ्लैश कार्ड, मतलब देयर इज लैपटॉप ऐप ANKI फॉर लैपटॉप इट इज़ एंकी ड्रॉइड, एंकी ड्रॉइड। फॉर लैपटॉप इट इज़ एंकी फ्लैश कार्ड्स और something। तो मैंने वो एंकी यूज़ किया था, उसमें देयर मतलब वी हैव फ्लैश कार्ड्स जिसमें ऑन द फ्रंट पार्ट यू कैन राइट द क्वेश्चंस और यू कैन जस्ट राइट फ्यू वर्ड्स जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यू राइट द क्वेश्चंस और उसके आंसर्स यू विल हैव टू लाइक इट विल बी इन द ऑपोजिट साइड, तो आपको जस्ट एक टैप करना होगा, यू विल गेट द आंसर। लेकिन आपको जैसे ऐसे नहीं, आपको यू विल हैव टू रिकॉल इट फर्स्ट। आप रिकॉल करो कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं, क्या क्या था। द कंपनीज एक्ट में इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल क्योंकि वो तो सारे फैक्ट्स है। तो उसमें जैसे सेक्शन 53 क्या था, सेक्शन 54 था, इसमें क्या क्या कितने डेज़ के थे, कितने डेज में रिटर्न करना है, ऐसे कितने इंटरेस्ट लगेंगे। तो यू जस्ट राइट द क्वेश्चन, आंसर इज ऑन ऑपोजिट साइड, आप रिकॉल करो और आफ्टर रिकॉलिंग यू चेक इट बाई टैपिंग दैट। एंड देयर इज़ ऑल्सो दैट ऑप्शन कि अगर आपको वो क्वेश्चन ईजी लगा तो यू विल मार्क इट ईजी, इट विल कम आफ्टर, मतलब कि इट विल कम आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स। अगर आपको हार्ड लगा इट विल कम इन नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स और अ डे। तो आप दोबारा जब रिवीजन करोगे जो हार्ड था वो दोबारा अपीयर करेगा, जो इजी था वो थोड़ा शेड्यूल होगा लेट। तो ऐप का नाम एंकी फ्लैश कार्ड्स है, सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स यू इन एक्टिव रिकॉल वेयर यू कैन feed some questions and the corresponding answers. It will show you questions and then you can recall, and if you're not able to recall you can see the answer, right? So आप ये 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए। एक तो ये कंसील वाली चीज़ उन्होंने बताई, माइक्रोसॉफ्ट एज में आप एज में कर सकते हैं, या फिर आप एंकी फ्लैश कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी MCQs
की क्या इंपॉर्टेंस आपको लगती है? आपने टोटल कितने एमसीक्यूज किए होंगे? सर बेसिकली एग्ज़ाम में वी हैव टू डू एमसीक्यूज ओनली. आपने कितना पढ़ लिया, मतलब आपने 2 साल पढ़ लिए सारे ज्ञान, यू हैव गॉट ऑल द ज्ञान एंड, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम में यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यूज. तो यू विल हैव टू बी वेरी मच वर्स्ड विद, मतलब आपको पूरा एमसीक्यूज में बहुत वो होना पड़ेगा, प्रैक्टिस होना चाहिए. और वी मेक अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स इन एमसीक्यूज अगर बहुत वो नहीं है तो. धीरे धीरे इट कम्स मोर नेचुरली कि क्या हो जाएगा. तो मैंने तो सारे ही जितने भी चैप्टर्स थे तो चैप्टर के नोट्स पढ़े, रिवीजन किए. अब आज रिवीजन किया तो आज ही नहीं करना है एमसीक्यूज. पहले अगर नोट्स पढ़ा 2 दिन बाद रिवीजन, तो फिर 2 दिन के गैप की फिर आपको रिकॉल थोड़ा करना पड़े, तो 2 दिन के बाद फिर आपने एमसीक्यू टेस्ट. तो सारे ही चैप्टर के पढ़ने के 1 दिन में या 2 दिन बाद यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड लास्ट में यू ऑब्वियसली यू हैव टू गो थ्रू द मॉक टेस्ट. तो मैंने सारी ऑलमोस्ट. तो आपके मॉक्स में भी अच्छे नंबर आते थे? यस सर, मॉक्स में पेपर 2 मेनली, पेपर 2 में मेरे ऑलमोस्ट हमेशा ही अच्छे मार्क्स. एडू टैप के भी टेस्ट में भी टॉप 10 में बहुत बार मॉक्स में, जो मेन फाइनल मॉक्स उसमें आते थे. लास्ट इस बार भी PFRDA का एक मैंने मेंस का एक मॉक दिया था, उसमें आई गॉट 92.5 एंड इट वाज रैंक 1 इन 250 स्टूडेंट्स आई गेस. तो मॉक्स में वो एक इट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस. अब एग्ज़ाम के पहले इफ़ यू आर गेटिंग 90 अबव 90 इन मॉक्स और 85 90, तो इट गिव्स यू अनदर बूस्ट कि भाई अब तो एग्ज़ाम में हो, मतलब यू आर नॉट स्केर्ड बिफोर गोइंग टू द एग्जाम. पर कॉन्फिडेंस तभी होगा ना, नंबर आएंगे, और नंबर तभी आएंगे अगर तैयारी अच्छी है. राइट. अदरवाइज लोग डिमोटिवेट होते हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं बिकॉज हाँ, ये उनकी भी है. तैयारी नहीं होती है. पेपर 1 की हमने बात नहीं की अभी तक. पेपर 1 में आपने बताया कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल. सेबी में आपके लेस देन 40 आए, जिसकी वजह से आई थिंक, नहीं तो 2024 में ही आपका सिलेक्शन हो जाता, बिकॉज 80.5 इन पेपर 2 वाज टू गुड अ स्कोर इन दैट पेपर. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या रीज़न रहे आपके नंबर नहीं आ रहे थे? So first I would say कि there are a lot of students, I think there are a lot of students who would just delay मतलब they would think that कि I have to do descriptive and they would just go and delaying it कि भाई कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. मतलब this is, I think this is a human tendency. If you're not very much good at something, सिलेबस नहीं है ना कुछ. हाँ, और पहले से आपको लगता है कि if you're not very much good at something you just keep on delaying. आप जो अच्छे उसमें ही करते रहते हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऐसे. तो आई वॉज जस्ट डिलेइंग एवरी टाइम कि भाई कल प्रैक्टिस कर लेंगे क्या है. और लास्ट में एवरी टाइम, मतलब लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम्स थे ना, उसके 10-15 दिन पहले मैं तब थोड़ा बीमार भी हो जा रहा था. तो मैं डिले कर रहा था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, और सेबी के भी पहले मैं बीमार हो गया था. तो 4-5 दिन तो ऐसे ही, तो मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर नहीं पाया था. और एग्ज़ाम में भी पेपर 2 आई थिंक सेबी का लास्ट ईयर, पेपर 1 वाज ऑन अ टफर साइड. तो आई कुड नॉट कंप्लीट द पेपर. I think there was 2 RC questions, 16 marks. I could not just attempt it. So and paper was also, मतलब checking was also tough last year I guess. तो that made me realize कि मतलब इतना भी lightly नहीं ले सकते, और लेना तो चाहिए भी नहीं. तो उसके बाद मैंने फिर इस बार मैंने प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि आई न्यू दैट कि ज़्यादा आउटपुट तो आपको पेपर 2 में ही आएगा, और वेटेज भी ज़्यादा पेपर 2 का है. बट यू हैव टू बी गुड इनफ टू कंप्लीट द पेपर इन टाइम. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब इफ़ इट इज़ नॉट RBI देन कंटेंट ऑफ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. जितना कि टाइम मैनेज करके पेपर पूरा करना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. डिसेंट अगर आपने लिखा है, इफ़ यू नो द बेसिक थिंग, इट इज़ रेलेवेंट and you have completed the paper in time, it is grammatically correct, then you'll get a decent mark, good marks. तो इस बार ये मेरा अप्रोच था कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं करना है, मुझे पेपर 2 में मेन करना है, लेकिन आई हैव टू कंप्लीट इन टाइम. इसलिए मैंने कीबोर्ड पे इस बार प्रॉपर टाइपिंग करके थोड़ा टाइम दिया. और मतलब तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मतलब इंग्लिश पेपर के लिए कितने मॉक्स लिखे थे आपने? मॉक्स मैंने 1-2 ही लिखा था, लेकिन पहले मैं आई हैड अ फाइल, मतलब एक 18 मिनट्स और 25 मिनट्स करके एक फोल्डर फाइल है, जो मुझे एक ग्रुप से मिला था टेलीग्राम में, इन विच यू क्लिक ऑन इट और एक बॉक्स खुलता है एग्ज़ाम के जैसा, एंड देयर इज़ अ टाइमर, इट गोज़ बैकवर्ड्स, लाइक मतलब वो स्टॉपवर्ड शुरू हो जाता है, और वो कीपैड जैसे ही वो नोटपैड जैसे ही खुलता है, एंड यू स्टार्ट टाइपिंग इन इट.
तो मैंने कुछ एडुटैब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं डिस्क्रिप्टिव में, प्रेसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, एससी के क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट सी द क्वेश्चंस और 18 मिनट्स का टाइमर लगा के और जस्ट टाइप, जिससे मुझे बस ये पता चले कि आई एम कंप्लीटिंग इट इन टाइम. मतलब मुझे ऐसा आरबीआई के लिए मैंने दिया था, जब आरबीआई का प्रिपेयर किया था, कि सामने से फीडबैक मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि इफ़ आई एम कंप्लीटिंग इट इन टाइम देन इट वाज गुड इनफ फॉर मी. उसके बाद मैं ज़्यादा टाइम पेपर 2 को तो मतलब आपने एक लर्निंग ले ली थी कि यार डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश करना पड़ेगा, और उस पर काम किया, और फिर इस साल आई होप सो अच्छा हुआ. मतलब वी कैन नॉट टेक इट लाइटली. मतलब इफ़ यू आर वेरी गुड एट इट एंड इफ यू आर कंप्लीटिंग इट ऑलवेज इन टाइम, देन मे बी, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली. Ronit, let's move to your interview part. तो इंटरव्यू ओवरऑल कैसा गया था आपका? Were you satisfied? In PFID, yes. मतलब I would say this was the best. मतलब this was my 4th interview. I think I've given all the regulatory body interviews except RBI. So, but this was the best interview among all these 4 interviews. तो इंटरव्यू पैनल सपोर्टिव था जनरली? बहुत ज़्यादा. मतलब I rarely I have got any panel like this. मतलब they were so much supportive. They were so much मतलब क्या ही बोलते, एक वाइब ही अलग था उनका, बहुत ही अलग. मतलब they were so much happy. मतलब जैसे सेबी में मुझे लगा कि they were not very much interested. आज बेसिकली मेरे साथ क्या होता है, I've got all the interviews in the last or second last slot. मतलब कि मुझे ऐसे सुबह गया मैं तो शाम में 5 साढ़े 5 में छूट रहा हूँ मैं. सेकंड लास्ट ही होता था, मैं लास्ट ही होता. तीनों इंटरव्यू मेरा ऐसा था. तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं. मतलब ये तो एक रीज़न हो गया. मतलब आई वॉज नॉट ऑल्सो दैट मच प्रिपेयर्ड, दैट मच कॉन्फिडेंट, लेकिन लास्ट ही इंटरव्यू होता था. दे वर ऑल्सो नॉट दैट मच इंटरेस्टेड या फिर सपोर्टिव. लेकिन इसमें इट वॉज वेरी मच डिफरेंट. सो व्हाट डिड दे आस्क यू? Even so, the first question itself, so it was in my DAF that I had done a financial market analysis course from IMF. So the first question itself was related to bond market. So what it was, how would you minimize the interest rate risk in bond market? Difficult. It was difficult question. And also we had got a very less time for preparation of interview. It was around 10-15 days. Very few days. So I could not go through all those modules. It was a big course, that IMF course. It was a big course. I could not go. I just had the basic idea of all those things, but it was from depth. The question was from. So I said that, sir, may I take some time? So they were okay. So I thought for like 1 minute, but then also I was not getting that what could be the answer. Then they gave me some hint. So even the first question, मतलब if they had not given that hint, maybe मेरा सारा पूरा ही खराब हो गया होता. So that shows they were supportive. They nudged you to answer तो actually. they gave me some hint and then it clicked. Yes. Then I said about duration and all. Then they asked about what is duration of bond, and then it was very much smooth. उसके बाद तो it was very much like. So what all certifications did you fill in your DAF? Sir, I had done this financial market analysis course By IMF. by IMF, IMFX. Like it is some edX. It is some collaboration with edX. And then we have. Then I have done NISM, derivative market course. And then one was this time I also did this retirement advisor course. After my phase 2 and before my interview. After I had given my phase 2. Nice. And this one is related to PFID. Yeah, only. this was related to, and it suddenly came to my mind. I was searching NISM, and first IMF course I took it because I think I had got some recommendation from you only, that you can do these courses from IMF. And but this I was just searching through the NISM. Is there any course that I can do it now? And then I saw retirement advisor. It was very much related. So I thought I'll do it. Didn't they ask you why did you do retirement advisor course? Yes, I think they asked me. I said that I had time. I thought I'll have more idea about what I'll be going to do, and When I get selected. Yes, and they even asked me what was the most important, or what was one thing that you found interesting or that you remember from that course. So I talked about that calculator.
मतलब it is not that, मतलब in NPS side you have that calculator, but in that course you have all the calculations. Like in Excel also you can do the calculations like the future value, like how much corpus do you require. So these calculations were there. So I talked about that. So they asked me about कि आपने NPS का साइट देखा है क्या, PFID का साइट देखा है क्या, उनके कैलकुलेटर्स. मैंने बोला हाँ सर, आई हैव गॉन थ्रू ऑल द कैलकुलेटर्स, आई हैव कैलकुलेटेड. तो फिर वो बोल रहे थे कॉर्पस कितना, तो मतलब वी हैड अ गुड डिस्कशन अबाउट, तो इट वाज गुड. तो आपने इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ा था? मतलब एक तो आपने सर्टिफिकेशंस प्रिपेयर की होंगी. राइट. What all you read or what all one should read if you would have missed something? Okay. So first, like we have discussed about certifications. So if you have it, then you have one extra queue. You can, मतलब they will ask one or two Surely questions they from will that. ask, Yes. So you can take it your way. You can just be prepared about that. Then you have to go through your DAF. मतलब everything that you have written in your DAF. Example? Like for me, why did I switch from, मतलब it was the most common question for everyone. If they have switched from some other field, to another field, जैसे कि मैं From engineering to teaching. I was doing civil engineering, then I was teaching chemistry, and then I was going to pension sector. Then other questions also, like the place you belong to, the things that you do, like I was related to teaching. So one question was there, different training methods. I think one panel member asked me different training methods that we also read in management. Delphi technique and all that. No, online training, मतलब yes, the like even the on campus training, these On-site, offline. on-site training. Yeah, it was related to that. So Sensitivity training, all that. हाँ, that. So they ask questions from your job, your background, and then current affairs. So if you go through a good newspaper like business, I went through Business Standard. So just I would search finance and economics. I would search finance. There was also a tab there. So you go through finance related and economy related articles. You just go through it. When you go through it for a month, then you also get an idea about things. मतलब आप सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं जान रहे हो, यू आर गेटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर कोई इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो उससे क्या, कैसे सेंटिमेंट, मतलब अगर लेट्स से CPI का कुछ अगर चेंज आ गया तो उससे क्या होगा, मतलब देयर इज अ डिटेल डिस्कशन इन दैट आर्टिकल. सो यू गेट एन basic understanding of different concepts. So that is also one thing that one should refer to. So overall, Ronit, any final message that you would like to give to the aspirants? क्योंकि इस जर्नी में बहुत challenges हैं, demotivated लोग हैं, मेहनत बहुत है, रिजल्ट बहुत कम है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Sir, there are few messages actually. First, I would say कि if you have started it and if you are a serious candidate, then know that you will make it. अंजाम हाँ होगा, मतलब you have to know it. मतलब आप you cannot be कि भाई एक बार नहीं हुआ तो हाँ छोड़ दो. If it is a government exam, you have to, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहले से कि भाई मैं तो 2-3 साल तक दूंगा, ऐसा नहीं. You give it all your effort, but still अगर नहीं हो तो you have, you know that I have done it seriously or I have missed it by few marks. तो लगे रहोगे तो हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा लगे रहना पड़ेगा. फर्स्ट तो ये, if you are serious candidate and you are doing it, then you will get it there. You will get there eventually. फर्स्ट द जस्ट. दूसरा थोड़ा सा, मतलब आप अगर जैसे कोई वीडियोस देख, कुछ भी देखा, तो एक प्रॉपर अप्रोच, मतलब आप बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर जैसे मैंने भी कई वीडियो से ही देखा था कि एंकी यूज़ कर सकते हैं या फिर तो अगर आप कुछ नया देख रहे हो, ट्राई टू, मतलब बहुत सारी चीज़ क्लिक नहीं करेंगे. मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखे थे, लेकिन कुछ चीज़ें ट्राई टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट थिंग्स. अगर कुछ आपके लिए अगर हेल्पफुल है, यूज़ दैट. You can use different things, like you can use AI, ChatGPT for some concepts if you are not understanding. मतलब you can use different things. और एक थोड़ा सा, मतलब एक डायरेक्शनलेस पढ़ाई से अच्छा है कि थोड़ा सा एक डायरेक्शन में पढ़ाई हो, तो you'll take some less time और ज़्यादा आउटपुट हो पाएगा.
then I would say for me, paper 2 or phase 2 was very much important. मतलब अगर आपने उसमें बहुत अच्छा किया ना, तो you get an extra confidence in the interview. Or if even you have done decent in descriptive and interview, then also you can make it. मतलब पेपर 2 फेज 2 तो बहुत ही अच्छा, बहुत क्रिटिकल है. मतलब उसको आपको माइंड में रखना होगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है. एंड लास्ट आई वुड से इज़ द माइंड सेट. मतलब इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू हैव दैट माइंड सेट. मतलब आई ऑल्सो न्यू अबाउट दिस कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन इट डजंट कम आर्टिफिशियली. मतलब आप ऐसे सोच नहीं सकते कि भाई आप ऐसा मैनिफेस्ट भी नहीं कर सकते कि हो जाएगा. इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और आप सोच रहे हो कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इट कैन नॉट हैपन. सो इट इज़ बेसिकली कम्प्लीमेंटरी कि इफ़ यू हैव दैट माइंड सेट कि भाई ये मुझे यू नो दैट यू विल गेट समथिंग, एंड दैट ऑल्सो विद ऑल द सर्टेनिटी कि भाई ये तो होगा. लाइक आई हैड दिस टाइम कि आई हैड नो डाउट. तो इफ़ यू नो दैट, लेकिन ये अपने आप ये आर्टिफिशियली नहीं आएगा. इट इज़ कम्प्लीमेंटेड विद योर हार्ड वर्क. आप अच्छा कर रहे हो, मार्क्स अच्छा आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. एंड इफ़ यू हैव दैट थॉट इन योर माइंड, इफ़ यू नो दैट, देन इट विल लीड टू मतलब इवेंचुअली you doing that practice, you doing that hard work and clearing it. नाइस. तो रोनित ने लास्ट मैसेज में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, पूरी स्ट्रैटेजी बताई है आई थिंक, जो कि एक काइंड ऑफ समरी है उनकी पूरी जर्नी की. तो आप इन चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. और आई थिंक व्हाट आई लर्न फ्रॉम रोनित जर्नी इज़, मतलब जैसे कि परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, और माइंडसेट जैसा रोनित ने बताया कि इट इज़ नॉट समथिंग आर्टिफिशियली यू कैन इवोक के यार मैं हो जाऊंगा, इस बार मेरा पक्का होगा. I think it's a circle. If you work hard, you know you are very close, your mindset is also positive, then it will eventually help you to close the loop. तो लगे रहो, ठीक है, और सही दिशा में करो, सही स्ट्रैटेजी से करो. और रिवीजन की अच्छी टेक्निक्स उन्होंने बताई हैं, विच इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम टू नो कि आप ऐसे कंसील करके रिवाइज कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. तो आई विश Ronit all the best. Ronit, you are going into one of the prestigious organization. Pension sector, I think, is still underdeveloped in India. A lot of work needs to be done. और आप PFRDA में आई थिंक ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जब मैक्सिमम एक्शन अगले 5-7 साल में पेंशन सेक्टर में होने वाला है, देखने को मिलेगा. So I'm sure you are going to be part of this growth journey of PFRDA and your personal growth also. I wish you all the best. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.